जारी की गई एवं 31 दिसंबर 2023 को बकाया राजकीय गारंटीज 5 साल में ही 50% से भी अधिक बढ़कर 1,08,328 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई। हमारी सरकार राजकीय पर सोच अलग है, विजन अलग है। हमारी सरकार राजकीय गारंटीज FRBM द्वारा निर्धारित सीमा में ही देने के साथ ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से इस संबंध में हम वर्ल्ड बैंक एवं ADB जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रोथ स्टेट राज्य सकल घरेलू उत्पाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारी सरकार के द्वारा अल्प अवधि में ही कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप गत सरकार के कार्यकाल में दिसंबर 2023 तक GSDP की वृद्धि दर जो कि 11.58% थी, वह मार्च 2024 में बढ़कर 12.56% हो गई है। इसी प्रकार मैं सदन के सामने ये तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगी कि कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में GSDP में औसत वृद्धि दर 11.02% रही थी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के एक्शन प्लान के दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में GSDP में वर्ष 2024-25 के लिए 16.53% वृद्धि दर का रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। आप आंकड़े बता रहे थे तो मैं भी कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं। नेता प्रतिपक्ष महोदय, सुनो ना, सुना नहीं, काम की बात सुनी नहीं आपने। बिल्कुल सुनो ना, सुने नहीं आप। पूंजीगत व्यय, ये सर्वविदित तथ्य है कि पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अधिक राशि व्यय किए जाने से राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलने, GSDP में वृद्धि होने, रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होने, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होने के साथ ही प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। हमारी सरकार के गत कार्यकाल में औसत पूंजीगत व्यय नेट बोरोइंग का 61.52% था, लेकिन कांग्रेस सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एवं ऋण का उपयोग थोथी बजट घोषणाओं तथा अनप्रोडक्टिव राजस्व व्यय में किए जाने के परिणाम स्वरूप औसतन पूंजीगत व्यय नेट बोरोइंग का 41.61% तक गिर गया। मान्य सदस्यों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अब हम इसे 63.13% तक लाकर गाड़ी को पटरी पर लेके आएंगे। हमारी गत सरकार के कार्यकाल में जहां एवरेज कैपिटल आउटले GSDP का 2.54% था, वहीं कांग्रेस की रेवड़ी कल्चर के चलते वर्ष 2023-24 तक यह 1.75% के स्तर तक गिर गया। हमारी सरकार ने आधारभूत संरचनाओं एवं पूंजीगत कार्यों कैपिटल आउटले हेतु वर्ष 2024-25 में प्रावधान को बढ़ाकर 44,216 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है, जो कि GSDP का 2.48% है। सेक्टर वाइज एनालिसिस, सेक्टर वाइज खर्च का विश्लेषण। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए समावेशी बजट प्रस्तुत किया है, जिससे हमारा प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में तो आएगा ही, पर वंचित वर्गों के चेहरों पर भी मुस्कान आएगी। माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान विभिन्न सेक्टर्स पर अपनी अपनी राय दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए
मुख्य सेक्टर्स पर अपनी बात कहना चाहूँगी। वर्ष 2018-19 में योजनाओं का कुल प्रावधान 1,07,865 करोड़ रुपए रखा था, जो वर्ष 2023-24 में 1,84,312 करोड़ हुआ। इस प्रकार 5 वर्षों में केवल 76,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जबकि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 में 2,09,634 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस प्रकार हमारी सरकार ने केवल 1 वर्ष में ही 25,000 करोड़ की वृद्धि प्रस्तावित की है। हमारी सरकार ने सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं, जिसके अंतर्गत मूलभूत सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं पेयजल इत्यादि आती हैं, में वर्ष 2024-25 में स्कीम एक्सपेंडिचर में 18% की वृद्धि प्रस्तावित की है। मैं माननीय सदस्यों को कुछ प्रमुख क्षेत्रों में हमारे द्वारा की जा रही वृद्धि के बारे में अवगत कराना चाहूँगी। सड़कें 1,655 करोड़ रुपए, पेयजल 3,496 करोड़ रुपए, सिंचाई 2,277 करोड़ रुपए, ऊर्जा 4,490 करोड़ रुपए, चिकित्सा 3,647 करोड़ रुपए, शिक्षा 7,064 करोड़ रुपए, सामाजिक सुरक्षा व अन्य 4,581 करोड़ रुपए, कृषि बजट 7,600 करोड़ रुपए से अधिक। कृषि एवं पशुपालन। हमारी सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को समृद्ध बनाकर विकसित एवं खुशहाल राजस्थान का सपना साकार करेगी तथा हम उन्नत कृषि खुशहाल किसान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार कांग्रेस की तरह तथ्यहीन थोथी घोषणाओं की बजाय किसानों को सभी तरह से संबल देने का प्रयास कर रही है। हमारे द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कृषक कल्याण एवं कृषि विकास हेतु 96,787 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। 96,787 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान रखा है, जो कि कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 23-24 में किए गए प्रावधान से लगभग 7,600 करोड़ रुपए अधिक है। आप मुझे आंकड़े गिना रहे थे, मैं भी आपको कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूँगी। आपके आंकड़े पता नहीं कहाँ से आप लेके आए थे। उसका जवाब है ना, उसका जवाब है। किसान साथियों को सिंचाई हेतु जल की पर्याप्त उपलब्धता रहे, इसके लिए हमने दीर्घकालीन योजना के तहत राजस्थान इंटीग्रेटेड वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ कर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य किए जाने का लक्ष्य लिया है। मैं यहाँ पिछली सरकार के बारे में कहना चाहूँगी कि कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं। वह बैठे बैठे मगर कश्तियाँ बनाते रहते थे। जल जीवन जैसी केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, आप यहाँ राजस्थान में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए पूरी तरह से, और उसके बारे में और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बहुत कुछ कहने को है। और आप बात करते हैं कि राजस्थान में पानी के बारे में सोचना चाहिए। हमारी सरकार ने कुछ ही महीनों में पानी में इतने बड़े काम किए, लेकिन आपको तो एक्सेप्ट करना नहीं है ना। हाँ, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो कि परंपरा के विपरीत जाकर मेरे द्वारा पढ़े जा रहे बजट भाषण के दौरान कृषि बजट पर बोलने से पहले ही किसानों के मुद्दों पर टिप्पणी कर रहे थे। मैंने तो कृषि बजट शुरू ही नहीं किया था, पूरा कृषि बजट था, कई पेजेस का बजट था। किसानों के लिए हम सब संवेदनशील हैं।
उन्हें मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगी कि वादे के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 30 जून 2024 को टोंक से किसान सम्मान निधि की प्रथम किश्त के रूप में 66 लाख किसान भाइयों को डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि की अतिरिक्त राशि 650 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की। राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार है जब हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान में के इतिहास में ये पहली बार है जब हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की जिनका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 1400 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम्स का निस्तारण किया गया तथा 9000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए। माननीय सदस्य, कांग्रेस सरकार, माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, कांग्रेस सरकार द्वारा पशुपालकों को राहत देने के लिए पशुओं के बीमा के ढोल तो बहुत बजाए, लेकिन अपने कार्यकाल में एक भी पशु का बीमा नहीं करवाया। एक भी पशु का बीमा आप मानते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बिल्कुल माननीय सदस्य एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट करते जाइए, हम क्या करें। हमने न केवल दुधारू पशुओं गाय भैंस ही नहीं बल्कि अन्य पशुओं भेड़ बकरी ऊंट को शामिल करते हुए पशुधन बीमा का दायरा भी बढ़ाया है। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा गरीब किसानों के संबंध में चिंता व्यक्त की। उस संबंध में मैंने मेरे बजट भाषण में भी यही कहा कि आपके मिसमैनेजमेंट के कारण किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। अच्छा है आपने अपनी नाकामी को स्वीकारा तो सही, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये स्वीकार नहीं आप कर रहे हैं ना सपोर्ट। अरे आप मेरी हर बात पे सहमति, अरे आप भी माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य आपके लोग कर रहे हैं। माननीय सदस्य सबसे ज्यादा तो आप मेरी हर बात पे सहमति प्रदान कर रहे हैं, हर बात को अग्री कर रहे हैं। माननीय सदस्य, अच्छा है आपने अपनी नाकामी को स्वीकारा तो, लेकिन इस अरे माननीय सदस्य बैठिए, माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य नो बैठिए, माननीय सदस्य, लेकिन ये स्वीकार, माननीय सदस्य सीमा क्रॉस कर रहे हो, लेकिन माननीय सदस्य सीमा क्रॉस कर रहे हो, बहुत ही विलंब से आई, लेकिन चलो आई तो सही, स्वीकारा तो सही। सीमाओं का उल्लंघन मत करो माननीय सदस्य। भीम से आने वाले क्या कर रहे हो, सीमाओं का उल्लंघन करोगे नाम लूंगा। टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों को जो फसली ऋण मुफ्त ब्याज कर दिया जाता था हमने तो उसमें भी कटौती कर दी। माननीय सदस्य का ये सरासर झूठ तथ्य है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने ये जो बात रखी है ये तथ्यों के विपरीत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हमने पिछले वर्ष से अल्पकालीन फसली ऋण की राशि में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए अनुदान का भी प्रावधान किया है। साथ ही हमने पशुपालक साथियों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी प्रारंभ की है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने पानी के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हुए ईआरसीपी सहित प्रदेश की प्रमुख पेयजल परियोजनाओं को अटकाने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार
ने अल्प समय में ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में ERCP के लिए केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश के साथ MOU कर प्रथम चरण हेतु कार्य आदेश भी जारी कर दिए हैं। माननीय सदस्य, बहुत हो गया, बहुत हो गया। माननीय सदस्य बैठिए, आप तो बैठिए, थोड़ा हो गया, बहुत है। साथ ही शेखावटी अंचल के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए यमुना जल समझौते के तहत केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया जा चुका है। ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार एवं सुधार। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा केवल बिजली की खरीद पर ही ध्यान दिया गया। राज्य में स्वयं के प्लांट्स की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष यह तो अब भी मानेंगे कि आपकी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में एक भी पावर जनरेशन प्लांट की स्थापना नहीं हुई और आप सोलर ऊर्जा की बात करते हैं। और ये भी सबको विदित है, ये भी सबको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से अब राज्य 33,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। इसके साथ ही गत सरकार के समय पूर्व से संचालित प्लांट्स का PLF भी मात्र 55.10% रहा। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही राज्य के प्लांट्स की क्षमता के उपयोग पर पूर्ण ध्यान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप PLF 70.32% हो गया है। हमारी गत भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार की उदय योजना को राज्य में वर्ष 2015 से लागू कर विद्युत कंपनियों के बकाया ऋणों की 75% राशि 62,422 करोड़ रुपए अधिग्रहित टेकओवर पर विद्युत कंपनियों का ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल टर्नअराउंड किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में डिस्कॉम्स राशि 2,607 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में थी। तत्पश्चात कांग्रेस सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में अदूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश की डिस्कॉम्स एवं ऊर्जा क्षेत्र को अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। इसी का परिणाम रहा कि वर्ष 2020-21 से डिस्कॉम्स पुनः घाटे की स्थिति में आ गए और दिसंबर 2023 तक डिस्कॉम्स का अक्यूमुलेटेड लॉस राशि 1,01,215 करोड़ रुपए व बकाया ऋण राशि 91,767 करोड़ रुपए हमें विरासत में मिले। इतना घाटा। हमारी सरकार ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार द्वारा विगत कुछ समय में ही इस संबंध में केंद्र सरकार के विभिन्न PSU से MOU किए जाकर उनको धरातल पर लाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे राज्य में सबको निर्बाध बिजली मिल सकेगी और साथ ही डिस्कॉम्स की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ के रखने की श्रृंखला में बायतू से आने वाले सदस्य ने कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लगने वाले विद्युत शुल्क इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समाप्त कर दी गई। यहाँ मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ कि इसमें कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लगने वाले विद्युत शुल्क को समाप्त नहीं किया गया है। मात्र कैप्टिव पावर प्लांट्स के ऑक्सिलरी एनर्जी कंजम्पशन वाले
भाग पर लगने वाले विद्युत शुल्क इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को ही समाप्त किया गया है। लगता है माननीय सदस्य ने पूर्व में ध्यान से पूरी बात नहीं सुनी हो, सुनी भी नहीं आप लोगों ने, पढ़ी भी नहीं, जो मर्जी है आप बोलते गए। बोलने के लिए बोलना पड़ता है, समझ में आता है, बोलना ही है, विपक्ष है आप बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को दिन के समय 2 बार बिजली ये उछल के बोलने की जरूरत नहीं है। आई विल नेम यू। आज मुझे मजबूरन बाहर निकालने के लिए कहना पड़ेगा। मिस्टर बोरा, माइक डू, तीसरी बार कह रहा हूं, और अब की बार यदि इस तरह किया तो मैं तुरंत बाहर भेजने के मजबूर होऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को दिन के समय 2 बार बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की गई, परंतु उस पर अमल नहीं किया गया और वह कागजी घोषणा बनकर रह गई। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हम 2027 तक किसान भाइयों को दिन के समय भी बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। रिसर्जेंट राजस्थान, कांग्रेस सरकार द्वारा हमारे द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किए गए रिसर्जेंट राजस्थान की नकल करते हुए इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 आयोजित की गई, जिसमें केवल थोड़ी चर्चाएं की गई। कुछ ग्रुप्स कंपनी से MOU किए गए, परंतु इन MOU पर केवल कागजी कार्रवाई हुई, कोई MOU धरातल पर नहीं आया। कांग्रेस की सरकार सदा से ही मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम करती है। आप बहुत सारी घोषणाएं करते, बहुत किए आपने, सपने भी दिखाए, ये सारे समिट्स के नाटक भी किए, लेकिन काम क्या किया? यही कारण है कि आज सब लोग रो रहे हैं। सड़कों की हालत तो मैंने देखी है, क्या हालत करके छोड़ गए आप। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बोलेंगे तो पता नहीं क्या आप लोगों ने कर दिया। जाते जाते तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। हमारी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए नई लैंड पॉलिसी लागू की है, जिससे राज्य की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होने के साथ ही पर्यावरण में भी सुधार होगा। साथ ही हमने प्रदेश में बड़े उद्योगों के साथ ही MSME को बढ़ावा देने का कार्य प्रारंभ से ही शुरू कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसे आम जनता के जीवन से जुड़े संवेदनशील विषय पर भी विपक्ष द्वारा जनता को ये कहकर गुमराह किया जा रहा है कि हमारे द्वारा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य योजनाओं को बंद किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूँगी कि हेल्थ फॉर ऑल के सिद्धांत पर कार्य करते हुए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं को और अधिक बेहतर कर मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, माँ योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए IPD के साथ साथ डे केयर पैकेज, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक पैकेज एवं अन्य पैकेजेस का रैशनलाइजेशन किया जा रहा है। इसी क्रम में हम पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही विस्तार के लिए भी प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए पहला पूर्ण बजट में ही नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक कुल व्यय का 8.26% राशि 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो गत सरकार के 5 वर्षों के औसत से लगभग 1.5% अधिक है। जनजाति क्षेत्र विकास, TSP एरिया डेवलपमेंट, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा जनजाति क्षेत्र TSP एरिया में निवासरत हमारे जनजाति के भाई बहनों के लिए चिंता करते हुए कहा कि नरेगा में